हाँ जी, सारी तैयारी मुकम्मल है? फारूक साहब ने अज़रा बेगम से पूछा। जी भाई, पूरा घर साफ करवा दिया है और उन दोनों का कमरा भी सजा दिया है। बस ताज़ा गुलाब के गुलदस्ते रह गए हैं जो वो थोड़ी देर में आकर लगा जाएंगे। अज़रा बेगम ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और खाने वगैरह का मेन्यू भी आपने खुद देख लेना था ना। बेशक खानसामा है, मगर फिर भी नौकरों पर इतना एतबार अच्छा नहीं होता। फारूक साहब के कहने पर अज़रा बेगम ने सर हिलाया। अज़रा, मैंने सदके के बकरे का कहा था, वो अभी तक आया कि नहीं? फारूक साहब ने जाते जाते पलट कर पूछा। अभी तक तो कोई भी बकरा लेकर नहीं आया, अज़रा बेगम ने जवाब दिया और रुखसाना बेगम के पोर्शन की तरफ चल पड़ी। अनाया बेटा, उठकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें सुबह से कह रही हूँ। भाई साहब ने कहा है कि शाम तक वो लोग आ जाएंगे, तो हम लोगों ने ही उनका इस्तकबाल करना है। देखो, हमारे रवैये से उन्हें अंदाज़ा नहीं होना चाहिए कि हम उनसे नाराज़ हैं या किसी किस्म के हसद का शिकार हैं। रुखसाना बेगम के कहने पर अनाया उठकर बैठ गई। अम्मा, मेरा दिल नहीं कर रहा, और हाँ, मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ और ना ही हसद करती हूँ। उसके अपने नसीब हैं और मेरे अपने, अनाया ने दुख से जवाब दिया। देखो, मैं तो कहती हूँ कि तुम ज़रा दुआ के साथ साथ रहना, ज़रा पता तो चले कि उसके हालात कैसे हैं। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर होगी। रुखसाना बेगम के चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट थी। अम्मा, मुझे इन किस्म के मामलात से प्लीज़ दूर रखें, अनाया कहती हुई दोबारा लेट गई। आय हाय, उठो जल्दी, अपना हुलिया दुरुस्त करो, क्या हो गया है तुम्हें? रुखसाना बेगम ने उसे डांटा। मेरा दिल नहीं कर रहा, इनाया ने दोबारा एहतजाज किया। मुझे नहीं मालूम कुछ भी, जल्दी से तैयार होकर भाई साहब के पोर्शन में आओ, मैं खुद भी वहीं जा रही हूँ। देखूं तो सही कि अफजरा ने अब तक इंतजामात क्या क्या कर लिए हैं। रुखसाना बेगम कहते हुए उसके कमरे से बाहर निकली तो आगे से अजरा बेगम उनसे टकरा गई। एक तो तुम देख कर नहीं चलती, मेरा सर आगे ही दर्द कर रहा था, जो कसर रह गई थी वो तुमने निकाल दी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अजरा बेगम ने अपना सर मलते हुए करीब पड़ी कुर्सी पर बैठते कहा। मैं तुम्ही को लेने आ रही थी, अब आ भी जाओ, कहाँ रह गई हो? अजरा बेगम ने भी कदरे नागवारी से जवाब दिया। देर इसलिए हुई कि मैं अनाया को उठा रही थी, मगर उसने एक ही रट लगाई है कि मेरा दिल जाने को नहीं कर रहा उस तरफ। पहले तो दुआ पर मरती जाती थी, बहाने बहाने से उसके पास जाती थी, और अब रुखसाना बेगम खुद भी अनाया की हालत पर हैरान थी। चलो अच्छा ही हुआ जान छूटी, मेरी तो अपनी दिली ख्वाहिश थी कि हमारी बच्ची उस मनहूस के साए से भी दूर रहे। अजरा बेगम ने शुक्र का कलमा पढ़ा, जबकि रुखसाना बेगम अंदर ही अंदर बात को लेकर परेशान थी। अल्लाह जी, खूब बारिश बरसा, इतनी बरसा कि हम जा ही ना सके। दुआ बाहर पड़ती बारिश को देखकर दुआएं मांग रही थी, जबकि शायान परेशान था। अगर हम वक्त पर ना पहुंचे तो हमारी टिकट्स कैंसिल हो जाएंगी। शायान बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देख रहा था, जबकि सरमद यूं बैठा था जैसे उसे किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों को कौन सी मौत पड़ी हुई है? मैं इतना बोर हो रहा हूँ, कुछ तो बोलो। शायान ने सामने बैठे अपने दोस्त और बीवी को देख कर कहा, जिस पर दुआ ने इंतहाई गुस्से से उसे घूरा। चलो तुम तो रहने ही दो, तुम्हारी तरफ से हो गया। शायान फौरन दुआ के तेवर देखते हुए कमेंट्स देते हुए पीछे को हटा, जिस पर सरमद बेसाख्ता हंसा था। दहशत है भाई, दहशत। सरमद ने हंसते हुए तंज किया। तुझे मेरे उसूल याद है ना? शायान ने आगे झुकते हुए नरमी से पूछा। हाँ हाँ, याद है, बिल्कुल याद है, मगर अफसोस कि आपको खुद को भूल गए हैं। सरमद ने मुंह बनाया। मतलब? शायान ने पूछा। मतलब ये कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। मैं नहीं जाना चाहता, खामखा मुझे जलील करवाने के लिए ले जा रहे हो। पता नहीं क्यों तुम्हारे दिमाग में मेरी बात नहीं आ रही। सरमद ने शदीद एहतजाज किया। बारिश प्यारी हो रही है ना? शायान के जवाब पर सरमद ने एक नज़र उसे और दूसरी बाहर बरसती बारिश पर डाली। तुझे मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? सरमद ने शायान के आगे मुंह करते हुए कदरे चीख कर कहा। हाँ यार, बारिश की आवाज़ नहीं आ रही, वो शीशा लगा हुआ है ना, पता तो है शीशे से आवाज़ नहीं गुजरती। शायान ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। अच्छा, मुझे ये बात मालूम नहीं थी। सरमद ने मायूसी से कुर्सी के साथ टेक लगाई। फिर तो तुझे ये भी मालूम नहीं होगा कि रोशनी बजाते खुद अंधेरा है, और जब किसी चीज़ पर पड़ती है तो उसे रोशन करती है। शायान उसे ऐसे बता रहा था जैसे ये बहुत ज़रूरी बात हो। जी मैंने सुन रखा है, चिराग तले अंधेरा, सरमद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। माशाअल्लाह, आपको साइंस के बारे में तो काफ़ी मालूमात है, मगर शायद आपकी इंग्लिश कमज़ोर है। आपने वो स्टोरी तो सुन रखी होगी ना, जिसका मॉरल था अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। सरमद के पूछने पर शायान ने अपना सर खुजाया। मैं स्टोरी कभी लिखता ही नहीं था, सब झूठ होता है और मुझसे झूठ नहीं लिखा जाता।
तुम्हें तो पता है कि मैं कितना सच्चा और खरा इंसान हूँ। शायान के जवाब पर सरमद ने ताली बजाई और उसे दाद दी। मुझे तो आप पर पहले ही फख्र था, मगर अब आपकी जहानत पर भी मैं कुर्बान हो गया। बेशक आपकी अजमत को छूना मेरे बस की बात नहीं। सरमद ने दांत पीसे। बस यार, कभी गरूर ही नहीं किया, वरना मेरी तरह गद्दी नशीन सजादा मखदूम शायान हाकिम अली जैसे लोग कहाँ हम लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। शायान ने जवाब दिया। हाँ, मगर उन्हें उठते बैठते ठोकते ज़रूर हैं। सरमद ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। बस यार, सर न खा और कॉफ़ी ले आ। शायान के कहने पर सरमद सर हिलाता वहां से चला गया तो उसकी तवज्जो दुआ की तरफ गई जो कहीं खोई हुई सी थी। क्या हुआ? शायान ने उसके आगे चुटकी बजाई। अभी कहाँ हुआ है, अभी तो होना है। दुआ ने खोए खोए से लहजे में जवाब दिया। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी तो होना है। शायान ने शरारत से उसकी तरफ देखा तो वो होश में आई। तुम्हें इस मौसम को देखकर कुछ याद नहीं आता? शायान ने संजीदगी से पूछा। मसलन? दुआ ने बेसाख्ता पूछा। जैसे कोई रोमांटिक सा गाना, कोई फिल्म का सीन या कोई नज्म वगैरह। शायान के जवाब पर दुआ के चेहरे के जाविये बिगड़े। वैसे तो तुम शक्ल से इतने लफंगे नहीं लगते जितनी अपनी बातों से लगते हो। दुआ कहती हुई बाहर देखने लगी, जबकि शायान कुर्सी के साथ टेक लगाकर उसे घूरने लगा। मैंने आज तक कभी जहाज़ का सफ़र नहीं किया तो मुझे बहुत डर लग रहा है। दुआ ने जहाज़ की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए शायान का हाथ पकड़ा। कोई डरने वाली बात नहीं, ज़्यादा डर लगे तो बाहर निकल जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। शायान के जवाब पर आते सरमद ने अपनी हंसी दबाई, जबकि दुआ ने मुड़कर शायान की तरफ गुस्से से देखा। मैंने कौन सा तुम्हारा गुर्दा मांग लिया है, मशवरा ही दिया है। अगर पसंद नहीं आया तो ना अमल करना, सिंपल। शायान ने कंधे उचकाते हुए सीट नंबर तलाश करना शुरू किया। बेल्ट बांध ली है या नहीं? शायान ने सीट पर बैठते ही दुआ से कहा, जो नाराज नजर आ रही थी। मुझे बरसात का मौसम कभी भी पसंद नहीं रहा और आज के बाद तो मुझे इससे नफरत हो गई है। दुआ ने बुड़बुड़ाते हुए सीट बेल्ट बांधी। मगर क्यों, जबकि ये मौसम शायरों और लड़कियों का पसंदीदा होता है? शायान ने दिलचस्पी से पूछा। क्योंकि इस मौसम में बारिश का जब दिल करता है मुंह उठाकर हमारे घरों में आ जाती है और सारी सफाई का बेड़ा गर्क हो जाता है। मगर जब मेरा दिल करता है कि आज बारिश हो तो तब ये दफा दूर हो जाती है। दुआ कहती हुई बाहर देखने लगी। दुआ, तुम जरा भी रोमांटिक नहीं हो, किसी भी आम लड़की की तरह। शायान ने गिला किया सादा अल्फाज में। मैं बेशरम नहीं हूँ और बाकी बातों का मुझे पता नहीं। दुआ के जवाब पर शायान ने अब चुप रहने का फैसला किया और सीट के साथ टेक लगाकर आंखें मूंद ली। अल्लाह जी, प्लीज़ मुझे बचा लेना, मैं सबको क्या जवाब दूंगी। दुआ ने दिल ही दिल में दुआएं मांगी और शायान की तरफ देखा, जो अब आंखें बंद किए आराम कर रहा था। वो, आप पापा को क्या कहेंगे? दुआ के पूछने पर शायान ने आंखें खोली। अंकल ही कहूँगा। खालू कहने को मेरा दिल नहीं करता, कुछ अजीब सा लगता है। शायान का जवाब दुआ को गुस्सा दिला गया। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। दुआ ने दबा दबा सा गुस्सा किया। तो मैं भी मजाक नहीं कर रहा, मैं भी सीरियस हूँ। शायान ने उसी लहजे में जवाब दिया। मेरा मतलब, अब मेरे बारे में क्या कहेंगे? दुआ ने नजरें झुकाते हुए पूछा। तुम्हारे बारे में क्यों कुछ कहूँगा, मुझे क्या तकलीफ है? शायान को समझ नहीं आ रही थी कि दुआ पूछना क्या चाह रही है। तो क्या आप मेरे बारे में उनसे बात नहीं करेंगे? दुआ ने तस्दीक चाही। बात तो मैं उनसे करूंगा, मगर तुम्हारे बारे में नहीं, बल्कि सरमद के बारे में, वो भी। शायान ने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ा। खैर, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बारे में भी बात करूं तो कर लूंगा, मगर क्या, ये तो बता दो। शायान का जवाब दुआ को मजीद उलझा गया। सरमद की बात? कौन सी बात? अब सरमद ने क्या किया है? दुआ के पूछने पर सरमद ने मुड़कर दुआ की तरफ देखा, जिस पर वो खामोश हो गई। आहिस्ता नहीं बोल सकती, खामख्वाह बेचारा परेशान हो जाएगा। और सरमद से कुछ नहीं होता क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता, लिहाजा मैं करूँगा। तुमसे तो खुद कुछ नहीं होता, तुम क्या करोगे? दुआ ने शायान के जवाब पर बेसाख्ता कहा और अपनी जुबान दांतों में ले ली। शायद गलत बात बोल दी और दिल में खुद को कोसती हुई बाहर देखने लगी, जबकि शायान परेशान था कि इसे क्या हुआ है। अच्छी खासी बातें कर रही थी, एक तो इसके मूड का पता नहीं चलता। शायान बुड़बुड़ाता हुआ दोबारा सीट के साथ टेक लगाकर आंखें मूंद गया। बारिश हुई तो तेरी खुशबू के काफिले ऐसे उड़े कि पूरा शहर गुलाबों से भर गया। बरसात का मौसम भी कितना अजीब होता है, भूले बिसरे गम याद आने लगते हैं। यूं महसूस होता है जैसे ये आसमान हमारे ही गम में बरस रहा हो। हालांकि ये एक कुदरती अमल होता है। इन बारिशों का ताल्लुक हमारे दुखों से बिल्कुल नहीं होता।
इन बारिशों का ताल्लुक हमारे दुखों से बिल्कुल नहीं होता। इनाया ने बरसती बारिश को देखकर दिल में सोचा। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि मेरा दिल क्यों उदास है। क्या मैं सरमद को मिस कर रही हूँ? अगर कर रही हूँ तो क्यों? अनाया बीबी, तुम्हारे पागल होने में थोड़ा ही वक्त रह गया है, क्योंकि आजकल जो तुम हरकतें कर रही हो ना, वो एक पागल ही कर सकता है। अनाया ने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया और कुछ देर के बाद वो गहरा सांस भरती हुई बेड से उठ खड़ी हुई थी। मेरे घर वालों को मेरी ज़रूरत है और मैं एक फजूल इंसान के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रही हूँ। होश के नाखून लो अनाया बीबी, ये ना हो कि तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर हो जाएं। अनाया ने मिरर के आगे खड़े होते अपना जायजा लिया। सबसे ज्यादा दुख मेरे नजदीक बस एक ही इंसान को तब लगता है जब वो किसी चीज के लिए दिन रात तड़पे, मन्नतें माने, दुआएं करे, रातों को जाग जाग कर रोए और वो चीज़ किसी दूसरे को बैठे बिठाए ऐसे मिल जाए जैसे मुफ्त का माल हो। अनाया अपनी सोच पर खुद ही हंसी और बालों की पोनी करने लगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मुझे जो शख्स जिंदगी में पहली बार पसंद आया, वो कितने आराम से दुआ को मिल गया ना। चलो अच्छा ही हुआ, बेचारी ने बहुत दुख देखे हैं, अब उसका अच्छा वक्त आया है। अल्लाह करे कि वो खुश हो। मगर क्या मैं वाकई खुश हूँ? इनाया ने फीकी मुस्कुराहट के साथ लिपस्टिक लगाते हुए सोचा और फिर अपनी तैयारी पर आखिरी नज़र डाली। मैं किसी तौर पर भी दूसरे को अपने आप पर हंसने का मौका नहीं दूंगी। मेरी सोच, मेरी ख्वाहिश जो भी हो, मगर मुझे ये कभी पसंद नहीं रहा कि लोग मुझ पर तरस खाएं या हमदर्दी जताएं। मुझे तो तब भी बहुत बुरा लगता था जब लोग दुआ के साथ झूठी मोहब्बत के चक्कर में उस पर तरस खाते और हमदर्दी जताते थे। फिर अपने लिए मैं कैसे ये सब बर्दाश्त कर सकती हूँ? रात गई बात गई, जितना सोग मनाना था मैंने मना लिया, अब बात खत्म। वैसे अनाया बीबी, कभी सोचा है कि तुम किस चीज़ का सोग मना रही हो? शायान की शादी का या सरमद से कता ताल्लुक होने पर? मुझे असल दुख किस चीज़ का था? अनाया ने खुद से पूछा। आज वो अपने आप से सच बोल रही थी। इतने दिनों खुद से भाग भाग कर थकने लगी थी वो। मेरे ख्याल से ये दोनों ऑर्डिनरी चीज़ें थी। असल दुख मुझे अपनी ज़ात के टकराए जाने का था, ठुकराए जाने का था। मगर मुझे ठुकराया किसने था, जबकि आज तक मैंने किसी से मोहब्बत की ही नहीं। अनाया अनाया ने खुद को डांटा। चलो शाबाश, लंबा लंबा सांस लो और अच्छे बच्चों की तरह बाहर जाकर देखो कि घर में हो क्या रहा है। इतने दिनों से तुमने खुद ही अपनी हालत खराब की हुई थी, जबकि बात कोई है ही नहीं। अनाया ने खुद को हौसला दिया। अनाया बीबी, सबसे पहले एक गिलास ताज़ा जूस पिए, क्योंकि वो तुम्हारी सेहत पर अच्छे असरात डालेगा। ये जो तुम्हारी ये जो तुम्हारे साथ नफ्सियाती मसला हो रहा है ना, उसे तुमने खुद ही हल करना है। कोई और ये मसला हल नहीं कर सकता। अनाया ने अपने आप को समझाया और कमरे से बाहर निकल आई, क्योंकि अब वो खुद भी इस माहौल से तंग आ चुकी थी। फारूक साहब बार बार गेट के चक्कर लगा रहे थे। वक्त था कि कटने का नाम ही नहीं ले रहा था। इंतज़ार बहुत बुरी चीज़ है। इस जुमले का सही तजर्बा आज उन्हें हो रहा था। बस कर दें आप, क्या लट्टू बने पूरे घर में घूम रहे हैं? वो जब आएंगे तो पता चल जाएगा। मेरी माने बल्कि आप कुछ देर आराम कर लें, मैं आपको इत्तला दे दूंगी। माना जितने भी अमीर हैं, अब हेलीकॉप्टर के जरिए छत पर तो उतरने से रहे, घर में दाखिल होने के लिए आखिरकार उन्हें गेट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब वो गेट पर बेल बजाएंगे तो आप घर के जिस हिस्से में भी होंगे आपको पता चल जाएगा कि घर में कोई आया है। अजरा बेगम का सख्त लहजा जहां लम्हे भर के लिए फारूक साहब को चौंका गया, वहां अंदर दाखिल होती हुई अनाया को हंसने पर मजबूर कर गया। वाह फुप्पो वाह, आज तो आपने कमाल ही कर दिया, क्या बातें की हैं। और आपकी हिस्से मिजाज भी कितनी अच्छी है। मैं तो अब तक आपको सिर्फ एक नक्काद ही समझती थी, मगर आपके अंदर तो एक मिजाज निगार भी मौजूद है। ये खूबी आपने हमसे अब तक क्यों पोशीदा रखी थी? अनाया कहती हुई किचन में चली गई, जबकि अनाया के तबसरे पर फारूक साहब हंसने लगे। ये आज मेरी बेटी कैसे मेरे पोर्शन में नजर आ रही है, जबकि आप तो हमसे नाराज थी। फारूक साहब की आवाज़ सुनते ही अनाया हाथ में कबाब की प्लेट लिए बाहर आई। चचा, मैं नाराज नहीं बल्कि बहुत बीमार थी, और आपने कौन सा मेरा हाल चाल पूछा। इतना भी ना हुआ कि अनाया नजर नहीं आ रही तो जाकर उसे देख ही लें कि वो कैसी है। अनाया ने गिला किया और तख्तपोश पर बैठकर कबाब खाने लगी। हाँ, ये तो मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है, यहाँ पर मैं गलत था। अच्छा सॉरी, आइंदा मैं ख्याल रखूंगा। फारूक साहब का मूड भी हद से ज्यादा अच्छा था आज। ये तुम किस चक्कर में इतना चहक रही हो? अजरा बेगम ने अनाया की तैयारी को सर से पांव तक देखते पूछा। फुफ्फो, मेरी बहन आ रही है, मेरा तो तैयार होना बनता है। अब आप तो मेरी तरह तैयार होने से रही ना।
अनाया ने उन्हें आंख मारी। बेशरम, थोड़ा तो लिहाज रखा करो, फुफ्फो हूँ मैं तुम्हारी। अजरा बेगम गुस्से से कहती उठ खड़ी हुई। तो मैंने कब कहा कि मैं आपकी फुफ्फो हूँ? अनाया मजे से कबाब खा रही थी। तौबा है लड़की, तू तो चुप ही अच्छी लगती है। तेरा हिसाब तो वो है कि जब मुर्दा बोलता है तो कफन फाड़ कर बोलता है। अजरा बेगम अपने कमरे की तरफ चल दी। मत तंग किया करो, आखिर तुम्हारी फुफ्फो है वो, और वो भी इकलौती। फारूक साहब ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, इकलौती तो मैं और दुआ भी हैं। अनाया के जवाब पर वो महज मुस्कुरा दिए। बस अनाया, दुआ करो कि मेरी बेटी खुश हो। पता नहीं क्यों, मगर दिल की अजीब कैफियत हो रही है मेरे। फारूक साहब ने अपने दिल की बात अनाया के सामने की। चचा जान, आप खामखा परेशान हो रहे हैं, देखना वो बहुत खुश होगी, बहुत ज़्यादा। अनाया के जवाब पर फारूक साहब को तसल्ली हुई। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा ही होगा। फारूक साहब ने अपने सीने पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया। वैसे चचा, ये खानसामा कहाँ से ढूंढा है आपने? इतने मज़े मज़े के खाने बना रहा है। कबाब तो कमाल के हैं। मैं ऐसा करती हूँ, बारी बारी सारे खाने चख लेती हूँ। आखिर आपका दामाद पहली बार आपके घर आ रहा है। लफ्ज़ दामाद अनाया ने बहुत मुश्किल से अदा किया। हाँ ये तो है। फारूक साहब ने सर हिलाया। वो भी क्या याद रखेगा, इतने मज़े मज़े के खाने उसे ससुराल में खाने को मिलेंगे। अनाया उठी तो फारूक साहब भी उठ गए। कहाँ बेटा, वो बहुत अमीर लोग हैं, उनके खाने की मेज़ पर तो रोज़ ही ऐसे खाने सजे होते हैं। और तुम्हारा चचा एक गरीब इंसान, उसे पता नहीं ये खाने पसंद भी आएंगे कि नहीं, और अगर उसे पसंद आ जाएं तो ये उसकी मेहरबानी होगी। फारूक साहब ने आजिज़ी में जवाब दिया। तो किसने मशवरा दिया था इतने अमीर लोगों में रिश्तेदारी करने का? अनाया की जुबान फिसली, जिस पर वो घबरा गई। अरे मैं कब करना चाहता था ये शादी? वो तो शायान ने खुद कहा था, ऊपर से नाइला ने मुझे मजबूर कर दिया। फारूक साहब के जवाब पर अनाया सन्नाटे में आ गई। क्या? खुद कहा था? सच्ची? अनाया ने बेयकीनी से पूछा। हाँ, वो खुद चाहता था दुआ से शादी करना, इसीलिए वो नाइला इसीलिए वो और नाइला इस शादी पर बज़िद थे, तो मुझे भी इस रिश्ते में कोई कमी महसूस नहीं हुई। ऊपर से हाकिम भाई ने भी गारंटी दी कि शायान दुआ को खुश रखेगा, तो मैंने भी हामी भर ली। फारूक साहब जवाब देकर गेट की तरफ चले गए, जबकि अनाया को अपने तमाम सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल गए। अब किसी बहस और तसल्ली की ज़रूरत बाकी ही नहीं रही थी। कैब जैसे ही गली के कोने से अंदर की तरफ मुड़ी, दुआ के दिल की अजीब सी कैफियत होने लगी। उसने कनखियों से बराबर बैठे शायान को देखा, जो शायद अब बाबा को पहुंचने की इत्तला कर रहा था। कैब गेट पर रुकी। शायान ने बाहर निकलते हुए दुआ को भी रास्ता दिया और खुद किराया देने लगा। इससे पहले कि दुआ बेल बजाती, जल्दी से गेट खुद ब खुद ही खुल गया। फारूक साहब को देखते ही दुआ अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और उनसे लिपट कर रोने लगी। कसम से ये लड़की चलती फिरती फिल्म है। शायान ने दुआ को बस देखते हुए ही सोचा था। इतनी देर में सरमद भी दूसरी कैब में सामान लेकर पहुंच गया, तो शायान उसकी तरफ बढ़ गया। फारूक साहब दुआ को प्यार करते हुए अंदर की तरफ ले आए। अरे दुआ, यूं क्यों रो रही हो? खैर तो है? रुखसाना बेगम ने मुस्कुराते हुए अजरा बेगम की तरफ देखा। खैर ही होगी, वो ज़रा जज्बाती हो गई है। फारूक साहब का दिल भी डर रहा था, मगर शायान की मौजूदगी उनके हर डर को ख़त्म कर रही थी। अगर कोई नौकर वगैरह घर में है तो उसे कहीं सामान अंदर ले आए। शायान की आवाज़ पर गैराज में खड़ी फैमिली के तमाम अफराद पलटे, जबकि अनाया जैसे पत्थर की हो गई। उसे यूं अचानक सरमद के आने की उम्मीद हरगिज नहीं थी। नजर न आए तो उसकी तलाश में रहना, कहीं मिले तो पलट कर न देखना उसको। अनाया ने फौरन अपना रुख मोड़ा, जिसे सरमद ने बखूबी महसूस किया। हाँ क्यों नहीं, तुम लोग अंदर आओ। अजरा ज़रा सामान रखवा लो। फारूक साहब अजरा बेगम को हिदायत देते खुद ड्राइंग रूम में सबको चलने का इशारा करने लगे। सामान देखकर तो रुखसाना बेगम के होश उड़ गए। इतना सामान, भाई इस तलाक याफ्ता की तो लॉटरी ही निकल पड़ी। रुखसाना बेगम हसद में बुड़बुड़ा रही थी, जिसे सरमद ने बखूबी सुना। दुआ, मेरे ख्याल से अब बहुत हो गया है, अब बस भी करो, खामखा अंकल को परेशान कर रही हो। दुआ को मुसलसल रोता देखकर शायान ने उसे दबे लफ्ज़ों में डांटा। हाँ बेटा, अब बस करो, शायान बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्यों अपने आप को हल्कान कर रही हो? लो पानी पियो। फारूक साहब ने ग्लास में उसे पानी उड़ेल कर देते हुए कहा। आप लोगों का सफ़र कैसा गुजरा? फारूक साहब ने अब की बार शायान की तरफ देखकर पूछा। आप दुआ से पूछ लें, इसने सफ़र बहुत इंजॉय किया है। शायान ने दुआ को देखते हुए तंज किया, जिस पर दुआ अपना रोना भूलकर उसे घूरने लगी। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो तो अच्छा है। दुआ के ये अल्फाज अपने खामद के लिए सुनकर फारूक साहब सख्ते में आ गए। ये कौन सा तरीका है बेटा बात करने का?
तुम तो ऐसे बात नहीं करती थी दुआ। फारूक साहब ने शर्मिंदगी से शायान की तरफ देखा जो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बैठा अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। सॉरी बाबा, आइंदा ख्याल रखूंगी। दुआ को एहसास हुआ कि वो उस वक्त अपने बेडरूम में नहीं बल्कि अपने मैके में अपने बाप के पास बैठी है। तुम क्यों आए हो? अनाया ने गेट के पास खड़े सरमद से पूछा। बस दिल कर रहा था आपके हाथों जलील होने का, तो इस बारिश में भी ना रहा गया। सरमद ने शाइस्तगी से सर अनाया की तरफ झुकाते हुए कहा। कम अज कम बंदा अपने आने की इत्तला तो कर देता है। अनाया का गिला सरमद को बहुत अच्छा लगा। अगर मैं इत्तला करता तो आपने क्या करना था? सरमद को तजस्सुस हुआ। करना क्या था? मैंने घर से कहीं और चले जाना था ताकि आपकी ये शक्ल मुझे देखना नसीब ही ना हो। अनाया ने दबे दबे अल्फाज में अपने गुस्से का इजहार किया। मेरा नहीं ख्याल कि आपके साथ मैंने ऐसा कुछ गलत किया है कि आप मेरी शक्ल भी देखने की रवादार ना हो। मेरे नज़दीक दूसरों को खामखा लारे देना गलत बात है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। सरमद अब बहुत संजीदा था। तो आप ये बात मुझे कॉल पर भी बता सकते थे। यूं लटकाने की क्या ज़रूरत थी? आपने पहले मुझे उम्मीद दिलाई और फिर एकदम से ही मुझे आसमान से उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। अनाया रंजीदा हुई। उसके लिए मैं आपसे बहुत माजरत ख्वाह हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, बल्कि हुई। सरमद ने एक गहरा सांस खारिज करते हुए जवाब दिया। इतने दिनों का बोझ आहिस्ता आहिस्ता सरक रहा था। देखिए, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, मगर अब वो आपकी बहन का खामद है। आप अपने जज्बात का ख्याल रखें वरना आपकी फैमिली में भी परेशानी हो सकती है। सरमद की बात एक बॉम्ब की तरह इनाया के सर पर फटी। आप होश में तो हैं? क्या बकवास कर रहे हैं? आहिस्ता बोलें, कहीं कोई सुन ना ले। मैंने तावीज़ अपने बहनोई के लिए नहीं बनवाया था। अनाया के चिल्लाने पर सरमद ने शक्की नज़रों से उसे देखा। अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि मेरी सहेली को तावीज़ चाहिए। मैंने आपको ये कब कहा कि मुझे अपने लिए तावीज़ चाहिए? बोलें, जवाब दें। अनाया ने अपने अंदर का चोर छुपाने के लिए सरमद पर ही चढ़ाई कर दी। अनाया बीबी, ड्रामे बंद करें। हम दिन में कई बार ऐसे ड्रामे देखते हैं जो लोग दूसरों के नाम पर बात कर रहे होते हैं ना, दरअसल वो अपना ही मसला बयान करते हैं, मगर शर्मिंदगी या बेइज्जती की वजह से अपना नाम नहीं लेते। मैं इन कामों में इतना माहिर हूँ कि उड़ती चिड़िया के पर गिन सकता हूँ। सरमद के जवाब पर अनाया ने नफरत से सर नफी में हिलाया। कसम से दिल कर रहा है कि एक थप्पड़ खींच कर आपके गाल पर लगाऊं। बड़ी कोई गंदी सोच है आपकी भाई। आप मुझ पर बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुझे अपनी दोस्त के लिए तावीज़ चाहिए था। अगर मुझे आपके दोस्त में ज़रा भी दिलचस्पी होती ना तो मैं उनसे खुद बात कर सकती थी। मेरे अंदर इतना एतमाद मेरे वालिदैन की तरफ से दिया गया है कि मैंने जिससे भी जो बात करनी हो मैं उससे बराह रास्त करती हूँ। किसी उल्लू के पट्टे को बीच में नहीं घसीट। अनाया की इस कदर खुद एतमादी पर सरमद कुछ परेशान सा हुआ। ये तो सच था कि उसने कभी भी शायान का नाम नहीं दिया था, मतलब उसे गलत फहमी हुई थी। अगर ऐसा सचमुच है तो मैं शायान से उफ अल्लाह, क्या बकवास कर दी मैंने। सरमद ने अपने बालों में हाथ फेरा। आप सच कह रही हैं? सरमद के उलझन भरे सवाल पर और उसके परेशान चेहरे से अनाया के दिल में इत्मीनान हुआ कि वो उसे यकीन दिलाने में कामयाब हो गई है। अब वो सरमद के सामने सर उठाकर चल सकती है और दुआ के दिल में भी अब उसकी तरफ से कोई मैल नहीं आएगा। अनाया, शाबाश, तुमने बिगड़ी हुई सूरत हाल को बहुत अच्छे से संभाल लिया है। ड्रामे देखने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। अनाया ने दिल ही दिल में खुद को शाबाश से नवाजा। मुझे आपको यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान सच्चा होता है उसे अपना आप मनवाने के लिए कस्में, दलील या सबूत नहीं देने पड़ते, बल्कि वह खुद ब खुद ये साबित कर देता है कि वो सच्चा है। अनाया पाँव पटकती अंदर की तरफ जाने लगी, मगर फिर सामान देखकर पलटी। ये इतना सारा सामान किस खुशी में लाए हैं? हमारे शहर में कोई कहत नहीं पड़ा हुआ था। यहाँ भी फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, हर चीज़ मिलती है। अनाया जतलाती हुई अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि सरमद हक्का बक्का उसे जाते हुए देख रहा था। सरमद, पहली दफ़ा तेरे से गलती हुई है, वो भी इतनी शदीद किस्म की। शायान का असूल तो तुझे याद है ना बेटा? सरमद ने सोचते हुए झुरझुरी ली और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया।